जी हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं सुनील यादव एक बार एग्जामपुर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइएगा, आज हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने टाइम टेबल के अंदर भी देखा होगा और कल विवेक सर ने सारी चीजें आपको डिस्कस करके बताई भी हैं, सारी चीजें समझा दी थी अच्छे तरीके से। उसके अलावा आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग जो अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो नीट और जेई यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चीजों को शुरू करने जा रहे हैं। और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शुरू करने वाली चीज आज सबसे पहली क्लास है। और सबसे पहली क्लास किस चीज की है? आज केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री यानी कि किसको क्या कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग? केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं भाई? रसायन विज्ञान कहते हैं ना। इसी की क्लास आज हम लोग शुरू करने वाले। सबसे पहली क्लास आज आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल हो रही है, दिख रही है, तो मजा उठाइएगा क्लास का बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो बात हम लोग करने वाले हैं, हाँ जी सबको गुड आफ्टरनून है, बिल्कुल गुड आफ्टरनून है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल आ जाइएगा, फटाफट से आ जाइएगा। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं भाई। तो देखिएगा होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि सबसे पहले ना हमें पढ़ना है नीट और जेई के लिए बातें करनी है। केमिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन केमिस्ट्री को किस किस के लिए बात करनी है? हमें नीट के लिए बातें करनी है और जेई के लिए बात करनी है। जैसा कि अगर आप लोगों ने नीट और जेई एग्जाम इस बार जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है भाई? क्वालिफिकेशन पे मत जाइएगा ना, आप क्लास पढ़िएगा, उसके बाद मजा उठाइएगा आराम से ना। क्वालिफिकेशन मेरी तो एमएससी केमिस्ट्री है। बताइए अब कोई दिक्कत हो गई क्वालिफिकेशन से? बताइए बता। अब देखिएगा क्या होता है कि नीट की और जेई की क्या करनी है? प्रिपरेशन करनी है। आपकी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग है, सबका स्वागत है बहुत बहुत, ठीक है। देखिएगा अब क्या होता है कि नीट के लिए क्या होता है, केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो अलग तरीके का होता है और जेई के लिए जो वेटेज है वो अलग तरीके का होता है। आपने सुना होगा कि जेई के मेंस एग्जाम होता है। जेई मेंस का क्या होता है? एग्जाम होता है, पेपर होता है। जेई मेंस का क्या होता है? पेपर होता है। उस जेई मेंस के पेपर में क्या होती है कहानी कि अब ना सरकार ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस जेई मेंस के पेपर को साल में 4 बार कराने का क्या दे दिया? प्रावधान दे दिया 4 बार कराने के लिए। क्लास 11 बजे शुरू होते। सत्यम तिवारी जी क्लास 11 बजे स्टार्ट हुई है बस जस्ट अभी। हाँ, बेसिक से स्टार्ट होगी, बिल्कुल बेसिक से चीजों को शुरू किया जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, दिल थाम के बैठो, मजा उठा करके बैठो जी। देखिएगा मेंस के लिए क्या कर दिया गया। अब मेंस हुआ, एक फरवरी में हुआ है, एक मार्च में अभी मेंस के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद अप्रैल में भी मेंस के एग्जाम होंगे और मई में भी, मई के अंदर भी क्या होंगे? मेंस के एग्जाम होंगे। यानी 4 महीने लगातार क्या है, मेंस के एग्जाम के लिए सरकार ने क्या कर दी है? डेट बता दी है, ठीक है। हाँ जी, कब तक चलेगी क्लास? चलेगी बिल्कुल 12 बजे तक, 1 घंटे की क्लास होगी, 11 बजे से 12 बजे। जो जेई नीट और जेई की जो क्लासेस होंगी वो 11 बजे से 12 बजे होंगी। अभी आपने एक पोस्टर भी देखा होगा जिसमें कि केमिस्ट्री की क्लासेस या सारा कंप्लीट एक टाइम टेबल उसमें दिया गया है मेंशन। जैसे आपकी क्लास शुरू हुई है उसके जस्ट पहले एक पोस्टर लगा हुआ मिला है आपको, उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट क्या मिला है? टाइम टेबल दिया गया है। उसके अंदर क्या क्या दिया गया है? फॉर्म, नीट के फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, अभी नीट के फॉर्म नहीं निकले हैं। नीट के फॉर्म निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे नीट के फॉर्म आपको बता दिया जाएगा। अभी मैं बताता हूं आपको सारी बातें, देखिए समझिएगा चीजें। 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट का पेशेंस रखिए, सारी चीजें बता देंगे। हाँ, 11th क्लास की केमिस्ट्री की क्लासेस भी शाम को 5 बजे चलेंगी। शाम को 5 बजे 11वीं क्लास की अलग से केमिस्ट्री की क्लास होगी और 7 बजे 12वीं क्लास की यानी कि 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लासेस अलग से होंगी। ये जो केमिस्ट्री की क्लासेस हम लोग यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, ये हम लोग नीट और जेई के लिए, नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हैं। अभी 11 से 12 बजे तक नीट और जेई की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस 5 बजे 11th क्लास यानी 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की क्लास चलेगी और 7 बजे 12वीं क्लास की यानी 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग बिल्कुल टाइम को क्या कर लेंगे? मैनेज कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है भाई। अब देखिएगा जेई मेंस के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, लेकिन जेई मेंस को करा दिया अब सरकार ने। इस बार पहली बार क्या कराया है? 4 बार जेई मेंस को करा दिया है।
फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में 4 महीने लगातार जेईई मेंस का एग्जाम होगा। अब ये है उसमें बच्चे को चॉइस दी जाती है, बच्चे की पसंद है अपनी कि बच्चा भाई एक बार एग्जाम देना चाहता है, बच्चा 2 बार देना चाहता है, 3 बार देना चाहता है, 4 बार, जो वो आपके ऊपर है, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम एक बार देना है। ठीक है, कितने दिन का कोर्स है भाई? कोर्स तो आपको पता है 11th 12th का कोर्स पूरे साल भर का होता है, लेकिन अभी सारी चीजें, अभी फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सारी चीजों को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक पॉइंट हम सामने देख करके टारगेट लेकर के चलने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को अभी कवर किया जाएगा। जितना भी हमें टाइम मिलेगा उस टाइम के अंदर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के होंगे उनको कवर अप करेंगे सबसे पहले। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो बिल्कुल बढ़िया शानदार वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। हाँ जी, नोटिफिकेशन नहीं आया तो कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको हमें अपना टाइम टेबल बिल्कुल क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है। एक बार मैं लिख देता हूं, 11 बजे से 12 बजे नीट और जेईई की क्लासेस चलेंगी, नीट और जेईई की क्लासेस चलने वाली है। 5 बजे से 6 बजे 11th क्लास की क्लास चलेगी। उसके बाद 7 बजे से और 8 बजे तक 12वीं क्लास की क्लास चलेगी। ठीक है, ये क्या रहेगा, केमिस्ट्री की क्लासेस का टाइम टेबल है ये पूरा का पूरा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, कॉपी पेस्ट देखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखिएगा जरा समझिए चीजों को। तो मेंस की बातें मैंने बताई कि भाई 4 बार मेंस होता है। अब मेंस के अंदर बात आती है कि भाई इसमें केमिस्ट्री का वेटेज कितना होता है। तो बेटा जी देखिएगा केमिस्ट्री का वेटेज क्या होता है, इसके अंदर केमिस्ट्री कितने नंबर की आती है, सवाल आता है ये। ठीक है, ठीक है, हाँ, एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। कल या परसों से उस चैनल पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नया चैनल बना है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स, उसी के ऊपर क्लासेस हुआ करेंगे। अब देखिएगा केमिस्ट्री का जो वेटेज है, केमिस्ट्री का वेटेज क्या होता है, इसमें 20 नंबर के तो आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं 20 नंबर के। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का बेटा जी, कितने नंबर का? एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, 4 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हो गए इसके? 80 नंबर हो गए, 80 मार्क्स हो गए। 80 नंबर के तो क्या हो गए आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो मिलते हैं आपको जेईई मेंस के एग्जाम में केमिस्ट्री के। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, उसके बाद 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, कौन से? न्यूमेरिकल वाले। न्यूमेरिकल कौन से होते हैं? 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको न्यूमेरिकल्स। लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर न्यूमेरिकल कौन से होते हैं? जिनमें मैथ के तरीके से आपको सोल्व करना पड़ता है, जमा घटा गुना भाग करना पड़ता है, वो सारे न्यूमेरिकल्स कहलाते हैं। वो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। उसके बाद देखिए 10 न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, लेकिन इसमें से क्या होते हैं, 5, केवल 5 ही क्या है, करने होते हैं। हमें 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, यानी 10 में से 5 की चॉइस मिलती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, सबसे पहली बात। अब 5 क्वेश्चन करने, तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से नंबर कितने हो गए? 20 नंबर हो गए, 20 मार्क्स हो गए, 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो 20 और 80 कितने हो गए टोटल जेईई के अंदर? इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री का वेटेज हो गया 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। ठीक है, इसका मतलब इसी तरीके से फिजिक्स का होता है, इस तरीके से ही मैथ का होगा। तो देखिएगा, तो इसका मतलब टोटल 300 मार्क्स का क्या होता है, 300 नंबर का क्या होता है, जेईई का एग्जाम होता है। उसमें से 100 नंबर की केमिस्ट्री आती है, 100 नंबर की फिजिक्स आती है और 100 नंबर का मैथ आता है। यह बात आपको बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जब आपको पता होंगी उसके बाद ही प्रिपरेशन करने का कोई मजा आएगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद जरा देखिएगा चीजें, अब समझिएगा नीट का जो एग्जाम होता है। अब नीट के एग्जाम में पैटर्न थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। अब पहली बात तो जेईई के एग्जाम में आपको क्या मिल रही है, चॉइस मिल रही है कि आप 4 महीने लगातार दे दो। आप पहला फरवरी में दे दो, मार्च में दे दो, अप्रैल में दे दो, मई में दे दो, सबसे आखिरी वाला एक भी दे सकते हो आप, चारों भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करती है बातें कि आपको कितने बार वो एग्जाम देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बार बार देता रहूं तो बार बार देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन बात आती है अब नीट के एग्जाम की। तो नीट बेटा जी अभी तक फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें नीट होता है केवल एक बार। नीट केवल क्या है, एक बार ही चलता है, एक बार ही होता है। और अभी फिलहाल जो डेट आई है नीट की, नीट के एग्जाम की जो डेट आई है इस बार 2021 नीट जो होने वाला है वो 1 अगस्त 2021 डेट आई है।
क्या ये 1 अगस्त 2021 को नीट का एग्जाम होने वाला है, ऐसा अभी नोटिफिकेशन आया है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने क्या बताया, 1 अगस्त 2021 को हम लोग नीट का पेपर कराने वाले हैं। ठीक है भाई, लेकिन अब बात आती है कि भाई नीट का पेपर होता कितने नंबर का है। तो टोटल नंबर होते हैं, टोटल कितने नंबर का होता है, ये 720 नंबर का पेपर होता है भाई। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 720 नंबर का। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो 300 नंबर का है, ये 720 का है, तो इसमें तो कम नंबर लाने से काम चल जाना चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूं। आप 2020 नीट का अगर रिजल्ट उठा करके देखने जाएंगे, 2020 का अगर नीट का रिजल्ट आप उठा के देखेंगे जाकर के, तो आपको मिलेगा कम से कम 5 से 6 बच्चों का 2020 नीट में 720 में से 720 ही नंबर आया है। 720 में से 720 नंबर आया है, तो समझ लो आप कितने नंबर लाने की आपको जरूरत पड़ेगी नीट में एडमिशन लेने के लिए, आपको डॉक्टर बनने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो समझ लो अब कंपटीशन उतना ज्यादा आसान तो रहा नहीं, इसका मतलब तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग कंपटीशन को फाइट आउट कर पाएंगे, कंपटीशन में लड़ पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रिवीजन भी कराएंगे भाई और सिलेबस भी कराएंगे, बिल्कुल पूरा सिलेबस सारी चीजें कराएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा संजना जी। उसके बाद देखिएगा, अब 720 नंबर का पेपर तो हो गया भैया, 720 नंबर का पेपर तो हो गया, लेकिन 720 में से डिवाइड कैसे किया गया है। टोटल है 720 नंबर का पेपर, टोटल है 720 मार्क्स। इस 720 को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इस 720 को 4 भाग में विभाजित किया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है भाई, अब कैसे डिवाइड किया गया इस बात को समझो। 180 नंबर की आएगी, सबसे पहली मैं केमिस्ट्री की बात बता देता हूं। 180 नंबर की आती है केमिस्ट्री, 180 नंबर की ही आती है क्या, फिजिक्स। ठीक है, 180 नंबर की, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई 360 नंबर की क्या आती है, बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी आती है। लेकिन बायोलॉजी बेटा जी क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। 180 नंबर की जूलॉजी आती है और 180 नंबर की बॉटनी आती है। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से 720 नंबर को डिवाइड किया हुआ, अगर टोटल करोगे तो वापस से 720 ही बन रहा है ये। अब सवाल आता है कि भाई 180 नंबर की जो केमिस्ट्री आती है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन आते हैं 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 45 क्वेश्चन होंगे और कोई चॉइस नहीं होगी, नो चॉइस। जैसे कि जेई के पेपर में आपने अभी देखा था कि 10 न्यूमेरिकल में से केवल 5 ही न्यूमेरिकल करने पड़ रहे थे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा पेपर। बस आपको जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे चीजें बताई जाए, अगर वैसे वैसे आप सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका क्वालिफाई होना, पेपर क्लियर होने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी जो पेपर ले रहा है वो एनटीए पेपर लेने लग गया है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर बनाना शुरू कर दिया है। उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जब से पेपर बनाना शुरू किया है, लगभग 2 से 3 साल का समय हो चुका है। 2-3 साल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पेपर बना रही है, और तब से मैंने ये देखा है कि पेपर का लेवल ना, नीट का पेपर का लेवल काफी कम हो गया है। और उस लेवल कम होने की वजह से बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आने लगे हैं, बच्चों के नंबर ना बहुत ज्यादा आने लगे। लेकिन लेवल कम होने का मतलब ये नहीं है कि लड्डू सवाल पूछेगा आपसे, वो सवाल तो आपसे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले पूछेगा, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। आप क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का सवाल का उत्तर आप तभी दे पाओगे जब, हाँ बिल्कुल मैराथन क्लास हो जाएंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैराथन वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल हिंदी में भी होगी सारी चीजें, सारी बातें मिलेंगी आपको बढ़िया तरीके से। बस एक बार आप चीजों को समझ लीजिएगा। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सारी चीजों का, किस तरीके से चीजें हैं ये, और कैसे कैसे इनके नंबर डिवाइडेड है, किस कितने कितने नंबर का कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये सारी बातें आप समझ लो एक बार। उसके बाद आपका सारी चीजें क्लियर होती चल जाएंगी, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर कर देंगे। अब देखिएगा 180 नंबर की केमिस्ट्री, जिसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का नंबर
क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है, लेकिन 4 नंबर का ही यहां पर भी क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती है बेटा जी? 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपने एक सवाल ठीक किया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगला सवाल आपने गलत कर दिया तो उसके 4 नंबर तो चले ही गए, लेकिन पीछे वाला जो सही किया था 4 नंबर का, उसमें से भी 1 नंबर कम हो जाएगा, यानी 3 ही नंबर मिलेंगे आपको। यानी नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर के अंदर होती है। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, जो जेई का पेपर होता है, उस जेई के पेपर में जो 20 सवाल मैंने बताए एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें तो 1/4 की क्या होती है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी एक क्वेश्चन को 4 भाग में डिवाइड कर दो, उतने की नेगेटिव मार्किंग, यानी वहां पर भी -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है 20 क्वेश्चन में। जो 80 नंबर का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं हुआ करती है। लेकिन यहां पर पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन में ही क्या है? नेगेटिव मार्किंग मिलेगी आपको पूरे। कोई बात नहीं संजना जी, बिल्कुल आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जेई आराम से आपका क्लियर होगा। जिस जिस तरीके से आपको बताई जाए चीजें, उस तरीके से आप चीजों को पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखो, कोई भी एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम लोग ना पता क्या करते हैं, हम लोग पहली बात तो हमारे अंदर या हमारे साथ समस्या पता क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ सबसे बड़ी ये होती है कि भाई जब हम ना किसी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, देखो एक बहुत शानदार बात बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुन लेना इस बात को, कि हम लोग जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लो हमें नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, तो हम लोग ना पहले से ही अपना एक स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि यार मैं तो जेई की तैयारी कर रहा हूं तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। अरे भाई, बड़े आदमी तो जब बनेंगे जब वो पेपर क्लियर हो जाएगा। तैयारी करते हुए बड़ा नहीं होता कोई भी। तो तैयारी करने में हमें मेहनत जुटानी, सबसे पहली बात तो मेहनत लगानी, और मेहनत करोगे, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करना ही मेहनत करना होता है। ठीक है, सबसे पहला काम तो मेहनत करना है। दूसरी बात, हमेशा एक बात याद रख लेना कि जब तक हमें एबीसी नहीं आती होंगी तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते, हम वर्ड नहीं बना सकते। तो हर सब्जेक्ट के लिए हर जगह ये चीज वैलिड होती है। एक छोटा बच्चा होता है, वो भी वर्ड, वो भी शब्द बोलना तभी शुरू करता है जब छोटे छोटे पहले वो अक्षर बोलता है, फिर वो शब्द बोलता है, फिर वो पूरा सेंटेंस बोलने लगता है, फिर वो पूरी पूरी कहानियां बनाने लगता है। ऐसे ही सारी चीजों के बारे में कहानी चलती है कि अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की गहराइयों को पता होना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने का मतलब है, सब्जेक्ट की गहराइयों को आपको पता करना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट जो आप पेपर देना जा रहे हैं या जो पेपर देना चाहते हैं, उसके लिए आपको सब्जेक्ट की गहराइयों तक जाना पड़ेगा, और वो सब्जेक्ट की गहराइयों को ही हमें यहां पर पता करना है। इसीलिए हम लोग बिल्कुल एक ओपन सारी चीजों को खोल खोल करके पढ़ाएंगे, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को समझना है और बिल्कुल ध्यान लगा करके चीजों को बढ़िया मन लगा करके करोगे तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल भी कोई भी एग्जाम मुश्किल होता ही नहीं है। ठीक है, जो लोग क्लियर करते हैं वो भी ऐसे ही है, वो भी रोटी खाते, वो भी अनाज खाते हैं, और जो लोग क्लियर नहीं करते वो भी रोटी खाते, अनाज खाते। बस फर्क इतना होता है कि वो लोग एक डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, और जिनका क्लियर नहीं होता वो इधर भी डायरेक्शन, इधर भी चल रहे होते, इधर भी चल रहे होते, इधर भी चल रहे होते। उनको सारी नावों में सवार होना चाहते हैं वो लोग। जिनका क्लियर नहीं होता वो 10 नाव में चलते हैं, या उनकी इच्छा ऐसी होती है कि मैं 10 नाव में सवार करके चलूं, और जो लोग क्लियर करते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करके चलते हैं, वो चीजें क्लियर कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल धैर्य बना करके रखिए, समझिएगा चीजों को। अब ये हो गया माइनस नेगेटिव मार्किंग की बातें। अब बात आती है इतनी सारी कहानी बताने के बाद कि भाई 180 नंबर की जो केमिस्ट्री आती है, 180 मार्क्स की क्या आती है? केमिस्ट्री आती है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या होता है। सबसे पहली बात तो 85%, 85%, एक चीज और बताना चाहता हूं टॉपिक को, क्लास को, सब्जेक्ट को शुरू करने से। ठीक है, टॉपिक को या क्लास को शुरू करने से पहले, ठीक है संजना जी, थैंक यू। तो देखिएगा, टॉपिक को या क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, क्या, जो कि बच्चों को नहीं पता होती है। ये छोटी छोटी गहरी बातें हैं, मैं आपको ध्यान से सुन लेना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप लोग चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट के बंदे हैं, आप किसी भी स्टेट के बंदे हैं, चाहे यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी हैं आप हैं, तो सबसे पहली बात तो हर एक स्टेट के अंदर ना आपका आप जिस स्टेट में रहते होंगे, जिस राज्य में आप रहते होंगे,
उस राज्य का आपके पास क्या होगा, एक डोमिसाइल होगा, एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा आपके पास कि भाई आप इस स्टेट के, इस राज्य के निवासी हैं। तो आपको ना उस डोमिसाइल के बिहाफ पर इस नीट के एग्जाम में, जब नीट के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तो नीट के एग्जाम में जो सीट्स जो बटी हुई है, जो सीटें बटी हुई है, हर एक राज्य को सीट मिली हुई है, ठीक है। अभी हर साल लगभग 10% सीट बढ़ाने का गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हर साल 10% सीट बढ़ेगी। लगभग 70,000 सीट है अभी फिलहाल, 70,000 सीटों के लिए। और पिछले साल का काउंटिंग अगर मैं बता दूं तो लगभग 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया था पिछले साल। तो आप देखिएगा 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था नीट का, उसमें से सिलेक्शन कितने का होना है, केवल 70,000 का। अगले साल मान लो 77,000, 70,000 सीट हो जाएगी 10% बढ़ने की वजह से। तो ऐसे सीटें बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई हर साल 10% सीट हम लोग बढ़ाएंगे। अब देखिएगा क्या होगा। हाँ भाई पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो। तो देखिएगा पीडीएफ, अरे भाई पीडीएफ के पीछे इतने मत पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ने वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये बात भी ध्यान रख लेना। पीडीएफ हमें देने में, पीडीएफ देने में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम तो आपको पीडीएफ दे देंगे, जैसा चाहेंगे वैसा दे देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पीडीएफ से पढ़ने वालों की कभी सिलेक्शन नहीं हुआ करते, ये बात ध्यान में रख लेना। अपना कॉपी पेन नोटबुक सब कुछ लेकर के साथ में बैठो, जो जो बातें बताई जाती है अपने हाथ से लिखोगे तो ज्यादा मजा आएगा, और दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको समझ आएंगी चीजें। अगर मैं अपने हाथ से लिखा हुआ कुछ चीजें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं, कभी आप समझ नहीं सकते, कभी आपको मजा नहीं आएगा उस चीज को पढ़ने में। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना कि भाई पीडीएफ से पढ़ने वालों को कभी सिलेक्शन नहीं मिला करता, ये बात नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब समझिएगा बात कि भाई हर एक स्टेट के अंदर जितनी भी सीट हैं उनका 85% क्या होता है, उस राज्य के बच्चों के लिए फिक्स होता है, कोटा होता है एक तरीके से, जिसको हम कोटा कहते हैं। 85% कोटा होता है। अगर कोई बच्चा हरियाणा का है तो उसको हरियाणा डोमिसाइल से 85% कोटा वाली जो सीट है उसमें आराम से उसका एडमिशन हो जाता है। ये बातें जनरली बच्चों को नहीं पता होती हैं, ठीक है। दूसरी बात एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, एक चीज और क्या बता देता हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रहता तो किसी और राज्य में और स्टेट में, और उसकी इच्छा है कि भाई मैं ना दिल्ली के कॉलेज में जाकर के पढ़ूं, या दिल्ली से जाकर के मैं एमबीबीएस करूं, या मेरा डॉक्टरी में एडमिशन जो है ना मेरा दिल्ली में हो, तो भाई समझ लेना, क्योंकि गलतियां जो होती है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप या तो आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, यानी दिल्ली के रेजिडेंट है, आप दिल्ली में रहने वाले हैं, आपके मूल निवासी आप दिल्ली के हैं, आपके पास एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिल्ली का है, तो आप दिल्ली में एडमिशन ले पाएंगे। दूसरी बात, या फिर आपने 11वीं 12वीं जो है वो दिल्ली के स्कूल से पढ़ रखी हो, तो ही आप 12 यानी कि दिल्ली में एडमिशन मिल पाएगा आपको। उसके अलावा बाकी जो 15% सीट बच गई, 85% सीट क्या है, या तो दिल्ली का डोमिसाइल हो या दिल्ली के स्कूल में पढ़ा हो, उन बच्चों के लिए फिक्स है। उसके बाद 15% जो सीट बच गई वो हाई रैंक वाले बच्चों को मिल जाती है, जिनकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी आती है या बहुत ज्यादा हाई लेवल होती है, ठीक है। बिल्कुल भाई जेई वगैरह सब सारी चीजें भाई सब बच्चों के लिए होती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदी मीडियम को कह दिया जाएगा अब जेई नहीं कर सकता भाई, कि इंजीनियर नहीं बन सकता। ऐसा किसने बताया कि भाई हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? कभी ऐसा सुना है कि भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले ही बस वो सिविल इंजीनियर बन रहे हैं या कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं? ऐसा सुना है कभी आपने? तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है, सिलेबस हिंदी मीडियम वालों को भी वही पढ़ना होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी वही पढ़ना होता है। तो हिंदी इंग्लिश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम का हूं, मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, क्योंकि हर बच्चे को क्या है, हर बच्चे को अधिकार है कोई भी पेपर देने का। और आपने देखा है कि पेपर जो होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, और आजकल तो छोटे मोटे एग्जाम की भी अगर आप बात करने लगो ना, तो सारे पेपर बाइलिंगुअल आते हैं, यानी दोनों भाषाओं में आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। और अगर किसी स्टेट में ऐसा है कि जहां पर बच्चे को समझ ना आए, हिंदी समझ ना आए उसको, तो वहां पर उस स्टेट उस राज्य की भाषा के हिसाब से पेपर आता है वहां पर। तो भाषा की तो लैंग्वेज की तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इंग्लिश हर कोई समझ सकता है, हिंदी वाला भी इंग्लिश समझ लेगा, ठीक है, पंजाबी भी इंग्लिश को समझ लेगा, उसके बाद मलयालम बोलने वाले लोग भी इंग्लिश को समझ लेंगे, केरला वाले लोग भी इंग्लिश को समझ लेंगे, साउथ वाले भी समझ लेंगे, नॉर्थ वाले भी समझ लेंगे, ईस्ट वाले भी समझ लेंगे। इसलिए जनरली इंग्लिश में चीजों को समझाया जाता है, बताया जाता है, वो इंग्लिश इसलिए रखा जाता है। बीएससी के लिए आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो
मैं ये नहीं कहता कि मैं बीएससी के टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बीएससी के टॉपिक्स को यहां डिस्कस कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई क्या आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट मजबूत बनाने हैं, वीक नहीं रखने, कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा अब जरा शांति से समझिएगा चीजों को। अब 180 नंबर की केमिस्ट्री है, उस 180 नंबर की केमिस्ट्री में ना पहली बात तो उसमें केमिस्ट्री 11वीं क्लास, उसमें 11th क्लास की भी केमिस्ट्री होगी और उसमें 12th क्लास की भी क्या होगी, केमिस्ट्री होगी। 11वीं क्लास की केमिस्ट्री भी आपको उसमें मिल जाएगी और 12वीं क्लास की केमिस्ट्री भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। दूसरी बात, 11वीं की केमिस्ट्री को भी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री होती है एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, जिस केमिस्ट्री के अंदर से न्यूमेरिकल यानी कि मैथ जैसे सवाल आते हैं, मैथ जैसे गुना भाग के क्या आते हैं, सवाल आते हैं, ऐसे सवालों को समझने के लिए कहा जाते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमने कहानी समझी, पूरी कहानी डिटेल में समझी, उससे भी सवाल यहां पर पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल और साथ ही साथ क्या लिख दूं मैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यानी आपकी समझ के अकॉर्डिंग जो सवाल होते हैं वो भी यहां पर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आता है वॉइस डैमेज। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आवाज क्लियर है ना सबके पास? जरा एक बार कमेंट करके बताओ, आवाज सबके पास क्लियर है? उसके बाद देखिएगा एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कौन सी, हमारी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। जो हिंदी वाले लोग हैं वो भी समझ लो भाई, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से जुड़ी हुई क्या है। हाँ, 11th क्लास की केमिस्ट्री से शुरू करेंगे भाई, टेंशन मत लो, बिल्कुल मजेदार तरीके से चीजों को शुरू करेंगे। बढ़िया टॉपिक शुरू करूंगा अभी, बस एक बार समझ लो, उसके बाद शुरू कर रहा हूं टॉपिक, बस 2 मिनट के बाद। तो पीरियोडिक टेबल वाली जो केमिस्ट्री होती है वो सारी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और उसके बाद अब देखो जरा, उसके बाद अब देखो ना जरा, एक और जिनसे सब बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है जिससे डर लगता है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इससे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितने बच्चों से मुलाकात करी, जिन बच्चों से मैं मिला हूं आज तक, वो बच्चे बार बार यही बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक से बड़ा डर लग रहा है या ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है। और मैं कहता हूं ऑर्गेनिक अगर समझ में ना आए तो मेरी गारंटी है, मैं कहता हूं ऑर्गेनिक समझ में आपको ऐसी समझ में आएगी कि आप लोगों को समझाओगे उसको, ठीक है, मजा उठाओगे उस ऑर्गेनिक का। ध्यान से समझ लेना बस एक बार चीजों को जब बताया जाए। तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, यानी केमिस्ट्री के क्या हो गए, 3 पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं। 3 पार्ट क्या कर दिए गए, डिवाइड कर दिए। ऐसे ही 12वीं क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको भी 3 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फिजिकल होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा जी, 3 तरीके की क्या होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जैसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी शुरू कर देंगे। जनरली मैं चाहता ये हूं कि फिजिकल पहले पढ़ा दी जाए, क्योंकि फिजिकल होती है प्रैक्टिस वाली। भाई मैथ कैसा होता है, मैथ की एक्सरसाइज आपने कर ली, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहोगे बैठ करके, को सवाल लगाते रहोगे। तो जनरली मैं क्या किया करता हूं कि भाई मैं फिजिकल बच्चों को पहले पढ़ा देता हूं, जिससे बच्चा क्या करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, अपने सवाल लगाता रहे घर पे बैठ करके, उसमें जो भी डाउट, समस्या, परेशानियां आए वो पूछता रहे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाया करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या है, समझने वाली बात है। ऑर्गेनिक को समझने के बाद फिर जो बाद में जो आखिरी में जो समय बचता है उसमें इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक है याद करने वाली बातें। तो इनऑर्गेनिक को सबसे आखिरी में रखा जाता है। पहले मैं फिजिकल पढ़ाया करता हूं, पहले हम लोग फिजिकल को शुरू करेंगे, फिर ऑर्गेनिक पे जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे किस पर, इनऑर्गेनिक के ऊपर। ये हमारा शेड्यूल रहेगा। केमिकल रिएक्शन सब चीजें आ जाएंगी भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही कमेंट कर दो वही दिख जाएगा मुझे। केमिकल रिएक्शन वगैरह सब चीजें आपको आ जाएंगी। अब ये थी सारी की सारी बातें। अब मैं आपको एक एक टॉपिक का नाम तो बिल्कुल लिख के नहीं बता रहा हूं कि भाई ये, हाँ बिल्कुल ये क्लासेस डेली चलेंगी सर, बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल डेली चलने वाली है। अब ये क्लासेस कंटिन्यूअसली चलेंगी। ये क्लासेस एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स के नाम से चैनल होगा आपके यहां पर, लिंक के अंदर भी, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के अंदर भी क्या होगा, आपको मिल रहा होगा।
जिस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसी के ऊपर आगे आने वाली क्लासेस क्या होंगी। अभी की कुछ दिनों तक तो एग्जामपुर जो मेन चैनल है उस पर भी क्लासेस चलने वाली है, लेकिन उसके बाद जो क्लासेस है हमारी एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स नाम से जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, फ्री क्लासेस है, कोई पैसा नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, हमने ये लिंक भी आ गया है एक, इस लिंक को आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, इस लिंक से सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अब देखिएगा, शुरू करते हैं हम लोग। बात करता हूं मैं आज शुरुआत में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं हमने आज तक सुनी है भाई, कैसी कैसी सुनी है। सॉलिड यानी ठोस अवस्था में देखा है हमने, लिक्विड में देखा है हमने। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लिक्विड होता है। तीसरा क्या होता है, लिक्विड यानी तरल होता है। और तीसरा क्या होता है, गैसियस यानी गैसीय अवस्था में भी देखा है। ठीक है, वैसे दो अवस्थाएं और भी होती हैं। एक होता है क्या, एक क्या होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं और होती हैं भाई, 5 होती है टोटल। ये एक होती है बोस-आइंस्टाइन और एक होती है प्लाज्मा। 5 तरीके की क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस भी भाई अब कंटिन्यूअसली चलेंगी इस क्लास के बाद। अभी ये 11 बजे से 12 बजे ये केमिस्ट्री की क्लास चलने वाली है, उसके बाद 12:30 बजे से क्या होगी, आई थिंक फिजिक्स की या बायो की क्लास होने वाली है 12:30 बजे से 2 बजे तक। ऐसे कंटिन्यूअस चलेंगी ये सारी क्लासेस, तीनों क्लास एक साथ चला करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लो इन सब चीजों को, बिल्कुल अपना टाइम टेबल अच्छे से समझ लो बस। तो देखिएगा, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस होता है। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि सॉलिड के नाम से ना सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर दिया गया है, हमारी क्लास नंबर 12वीं में आता है। ये ज्यादातर 12वीं 12th क्लास का टॉपिक है ये। ठीक है, 12th क्लास में ये टॉपिक लिखा हुआ होता है, मिल जाता है हमें। उसके बाद अगर लिक्विड स्टेट की बात करूं तो सॉल्यूशन नाम यानी विलय, सॉल्यूशन नाम का चैप्टर आपको, यानी विलय नाम का चैप्टर मिल जाएगा आपको। किसके अंदर, ये भी 12वीं क्लास का ही पार्ट है, 12वीं क्लास में ही पढ़ाया जाता है जनरली बच्चों को। उसके बाद गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट नाम से ही चैप्टर है, गैसियस स्टेट के नाम से चैप्टर दिया जाता है, जो कि कहां पर होता है, वो 11वीं क्लास में होता है, 11th क्लास में होता है बेटा जी। 11वीं यानी 11th क्लास के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं ना, वो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो देखिएगा कहां से शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले कहां से, गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर से शुरू करते हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। गैसीय स्टेट मतलब गैसीय अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग, शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। अब देखिएगा, गैसीय स्टेट का मतलब समझेंगे। आप जिस कमरे में, जिस घर में, जिस रूम में जहां पर भी बैठे होंगे, अभी फिलहाल जहां पर बैठ करके आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा होगा भाई, गैस तो वहां पर होगी ही होगी भाई। आप सांस ले रहे हो तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो वहां पर सराउंडिंग में है ही है। उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर क्या होता है, 78% क्या है, 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी बची कुछ 1% में जो छोटी मोटी दूसरी और गैसेस बच गई, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस मिल जाती है। ठीक है, अब गैसियस भाई, इस क्लास को कोई भी अटेंड कर सकता है, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। अभिषेक अखिलेश यादव जी, बिल्कुल कोई बाउंडेशन किसी के लिए नहीं है कि कोई क्लास ये अटेंड कर सकते हो, क्योंकि सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है क्लास। तो उसके लिए आप लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो चाहें वो अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है। ठीक है, अब देखिएगा, ग्रुप डी के लिए ले सकते हैं क्लासेस को, कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाएंगे आपके। केमिस्ट्री जितनी भी होती है, केमिस्ट्री जितनी भी होती है, अगर वो 10th लेवल से नीचे की केमिस्ट्री आपके पार्ट के अंदर आ रही है तो फिर आप वहां से पढ़िएगा उसको। जो 10th लेवल की चीजें पढ़ाई जाती है वहां पर पढ़ेंगे। अगर उसमें 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री पूछी जाती है तो आप यहां पर बिल्कुल शानदार तरीके से अटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग है भाई। तो देखिएगा, चीजें समझिएगा। अब गैसियस स्टेट किसको कहते हैं, जिसमें ना मॉलिक्यूल्स, अणु,
जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अणु कहते हैं, या एटम यानी परमाणु कहते हैं, जिसके अंदर आप जा रहे हैं, आप कमरे के अंदर जा रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके मुंह पे कुछ लग रहा है, शरीर के ऊपर कुछ टकरा रहा है आकर के? ऐसा कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि गैसेस का मतलब क्या है, जिनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो कि है बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा दूर दूर बैठे हुए हैं। और दूर दूर क्यों बैठे हुए हैं? दूर दूर बैठने का कारण क्या है? क्योंकि उनके बीच में जो बल काम कर रहा है, जो फोर्स काम कर रहा है, वो बहुत ही कमजोर सा फोर्स है, बल है। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताएंगे भाई आशीष जी, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बढ़िया तरीके बताएंगे आपको ऑर्गेनिक के अंदर। पहले आज हम फिजिकल की शुरुआत कर रहे हैं, तो फिजिकल को समझिएगा। तो जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी अंतर आणविक बल जो होता है बहुत ही कमजोर सा होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज को हम गैसियस स्टेट नाम दिया करते हैं बेटा जी, उसी को हम लोग गैसियस स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसी चीज को गैसियस स्टेट नाम दिया जाता है। अब वीक फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हो सकते हैं, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, या इसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कह सकते हैं हम लोग, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कह सकते हैं। यानी दोनों ही क्या है, ये बहुत ही कमजोर तरीके के बल होते हैं जो कि गैसियस स्टेट के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यानी अणु और मॉलिक्यूल्स या एटम्स यानी परमाणु आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। यानी एक परमाणु या एक एटम दूसरे परमाणु या दूसरे एटम से बहुत ही ज्यादा दूर बैठा होता है। बिल्कुल नहीं जी, ये क्लासेस 2021 के नीट के लिए चलाई जा रही हैं। 2021 के नीट को पॉइंट यानी टारगेट बना करके इसको चलाया जा रहा है, 2022 के लिए नहीं चलाई जा रही है अभी। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है मैम, जरा चेक करिएगा एक बार। बाकी लोगों को सही है आवाज भाई? हाँ जी बिल्कुल, काफी हद तक चीजों को हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल मनीष कुमार गुप्ता जी, हाँ बिल्कुल, नोट्स बनाइएगा, साथ साथ चीजों को पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा तो मजा आएगा बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से। तो गैसियस स्टेट हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें वीक या वीकेस्ट भी लिख सकता था मैं यहां पर, वीकेस्ट सबसे कमजोर तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। ठीक है, सबसे कमजोर तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस कह सकते हैं, या तो उसका नाम क्या रख सकते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्स रख सकते हैं, या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कह सकते हैं। और जिनके अंदर मॉलिक्यूल से एटम्स जो हैं बहुत ही ज्यादा दूर दूर बैठे होते हैं, ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं। ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को, ऐसे पदार्थ की ऐसी अवस्था को ही गैसियस स्टेट कहा जाता है। अब होता क्या है कि ऐसी स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर एक खास बात यह होती है कि जो एटम है उनके अंदर, एटम या मॉलिक्यूल के अंदर वीक फोर्स काम कर रहा है। इसलिए वो लोग क्या है, आजाद हैं। आजाद कैसे हैं कि वो अपनी मर्जी से इधर भी जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है। यानी कि रैंडम मोशन, अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी इधर उधर कहीं भी घूम सकता है। ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं या गैसेस कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, आपने अपने घर के अंदर आप देखोगे कि भाई ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, आपके घर में, पूरे घर में ऑक्सीजन है, और आप देखते हो जैसे आपने परफ्यूम क्या करते हो, स्प्रे कर दिया, आपने परफ्यूम लिया, आपने कहीं जा रहे थे शादी ब्याह में, आपने परफ्यूम लगाया एक कोने में खड़े होके, और परफ्यूम लगाते ही दूसरे कोने में खड़े हुए इंसान को पता लग जाता है इसने परफ्यूम लगा लिया। वो कैसे हुआ, वो गैस के पार्टिकल्स थे ना, जैसे आपने परफ्यूम स्प्रे किया, यहां पर खड़े होकर परफ्यूम दबाया यहां से, तो गैस के पार्टिकल्स के ऊपर चढ़ गया, गैस के पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो गया, परफ्यूम चिपक गया, और वो गैस के पार्टिकल क्या थे, दौड़ रहे थे, और वो दौड़ते दौड़ते फटाफट से क्या हो गया, दूसरे कोने में पहुंच गए जाकर के।
दूसरे कोने में पहुंच गए जाकर के, और उसी की वजह से क्या मिल गया आपको कि भाई दूसरे कोने में भी परफ्यूम की स्मेल पहुंच गई एक ही मिनट के अंदर। या घर में खाना बनता है, पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये कैसे पता लगता है, वो सब गैसियस स्टेट के कारण से ही होता है। सारा कहानी गैसियस स्टेट की वजह से सारी कहानी होती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे समझते हैं। जैसे ही गैसियस स्टेट शुरू होता है बेटा जी, सबसे पहले ना एक बात आ जाती है कि भाई एक चीज होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस, आइडियल गैस किसे कहते हैं आप? जैसे कि आपके हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक आइडियल इंसान होता है। वो आपके मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके घर में घर का मेंबर हो सकता है कोई भी, या हो सकता है कोई सेलिब्रिटी हो सकता है कोई एक्टर हो, या हो सकता है कोई नेता हो, कोई भी हो सकता है जिसको आप आदर्श मानते होंगे। आप अपना क्या मानते होंगे? आप अपना आदर्श मानते होंगे। आप चाहते होंगे कि मैं ऐसा बन जाऊं, आपकी आशाएं ऐसी होंगी कि मैं इस तरीके का बनूं। ठीक है, आपके सामने वो टीचर भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके की चीजें हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। अब बात आती है कि ये आइडियल गैस, आइडियल गैस किसको कहेंगे हम लोग? भाई गैसेस में भी क्या आ गई बात? आइडियल आ गई। गैसेस भी कैसी होने लगी? आइडियल होने लग गई। आइडियल यानी आदर्श गैस होने लग गई। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब क्या होता है? बिल्कुल हर्ष कुमार जी सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अब देखिएगा बेटा जी, आइडियल गैस की डेफिनेशन यानी परिभाषा को समझाने के लिए दो बातें बता रहा हूं मैं, कंडीशंस लिखवा रहा हूं। दो कंडीशंस हैं, दो बातें। पहली कंडीशन क्या कहता है कि कोई भी ऐसी गैस इस दुनिया में, अगर कोई भी ऐसी गैस, ठीक है, आइडियल का मतलब ऐसा होता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। बिल्कुल हर्ष कुमार जी सही बात बोली आपने, बिल्कुल भाई, ठीक है। बिल्कुल सचिन सिंह जी बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, थैंक यू, बिल्कुल बोलेंगे। तो देखिएगा आइडियल क्या होती है एक सिचुएशन। भाई मान लीजिएगा आप किसी एक इंसान को अपना आइडियल मानते हैं। अब आइडियल मानते हैं इसका मतलब मान लो उसने पढ़ाई इतनी अच्छी कर रखी है कि आप उसको आइडियल मानते हैं कि भाई वो डॉक्टर बन गया तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, उसको देख करके, उसको आइडियल मान करके। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो इंसान डॉक्टर बन गया उसमें कोई खामियां नहीं है या वो कभी गलतियां नहीं करता है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। वो कहते हैं ना इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, तो ये चीज तो कभी फिजिबल चीज नहीं हो सकती, यानी ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी इंसान जो कुछ भी बन गया, मान लो कोई आईएएस ऑफिसर भी बन गया तो वो कभी गलतियां नहीं करता, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो जो इंसान जिसको आप आइडियल मान रहे थे वो आपके लिए किसी एक कंडीशन के ऊपर आइडियल था, किसी एक कंडीशन पर आइडियल था, यानी कि आपने उसकी पढ़ाई को देख करके उसको आइडियल माना। हो सकता है कि उसका फैमिली के अंदर बिहेवियर उतना ज्यादा बढ़िया ना हो, तो उस कंडीशन में वो आइडियल बिहेव ना कर पाए, आइडियल ना बन पाए आपके लिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि आइडियल होने के लिए ना हर चीज के लिए एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के ऊपर ही कोई चीज आइडियल हो सकती है। वैसे ही आइडियल गैस भी एक कुछ कंडीशंस होती है, उसके ऊपर ही वो आइडियल गैस के तरीके से बिहेव कर सकती है या आइडियल गैस कहला सकती है। ठीक है, तो देखिएगा अब डेफिनेशन यानी परिभाषा कैसे समझेंगे आप कि आइडियल गैस क्या होती होगी। भाई आइडियल गैस का मतलब क्या होता होगा, इस बात को जरा ध्यान से समझना। कहता है कि कोई भी गैस इस दुनिया के अंदर, अगर कोई ऐसी गैस है ना जिसमें एक मॉलिक्यूल या एक एटम, एक अणु या परमाणु रखा है, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना हो रहा हो, कोई भी बल ही काम ना कर रहा हो, ऐसी गैस को पहली कंडीशन क्या कहता है? ए गैस क्या कहता है? ए गैस इन विच नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट, यानी कि जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल जो है वो लगभग जीरो ही हो जाए, लगभग जीरो ही हो जाए, ऐसी गैस को हम लोग क्या कह देते हैं? आइडियल गैस कह देते हैं। पहली कंडीशन, पहली क्या है? ये कंडीशन है आइडियल गैस की। आइडियल गैस की डेफिनेशन ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, ये बात जान लो अच्छे तरीके से। आइडियल गैस क्या होती है इस बात को जान लेना अच्छे से। ठीक है, पेपर है राहुल सिंह जी, पेपर 1 अगस्त 2021 को पेपर है नीट का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरी कंडीशन
दूसरी कंडीशन क्या होती है आइडियल गैस। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है, कहता है कि एक कोई बर्तन है, कोई कंटेनर है, ये इस कंटेनर के अंदर ये आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल रखा है, एक अणु रखा है, ये रखा है, ठीक है। तो कहता है क्या कहता है कि भाई जो पूरा बर्तन है ना, पूरा कंटेनर है, उसके हिसाब से गैस का जो एक मॉलिक्यूल है या एक अणु है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ऐसी गैस को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। यानी कि ए गैस इन विच वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल molecule of gas is negligible in comparison to the total volume of the gas या container, total volume of the gas या वी कैन से कंटेनर, यानी पूरे बर्तन या पूरी गैस के वॉल्यूम के हिसाब से एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो ना के बराबर होगा। ऐसी गैस के लिए, ठीक है, बिल्कुल जेई के लिए ले सकते हैं भाई, कुणाल चौधरी जी बिल्कुल ले सकते हैं। लेवल बढ़ाएंगे भाई, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। हमें सारे बच्चों को सब लोगों को फोकस करके चलना है, ठीक है। तो लेवल बढ़ेगा चीजों का, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। एक बार में लेवल नहीं बढ़ सकता, कि ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से लेवल बढ़ा दिया जाए। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे चीजों का, तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, आराम से धैर्य रख करके बैठिए, दिल थाम के बैठिए, सारी चीजों को बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसी गैस, पहली कंडीशन क्या कही, ऐसी गैस जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना के बराबर काम करती हूं। दूसरी गैस दूसरी कंडीशन क्या कही कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है ना, वो पूरी गैस के वॉल्यूम के हिसाब से क्या हो, ना के बराबर हो। ऐसी गैसेस को हम लोग आइडियल गैस कहा करते हैं। ऐसी गैस को ही हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। हाँ जी अभिषेक यादव जी बताइए भाई, हेलो है। अब देखिएगा, अब आइडियल गैस के बारे में जब बताया गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ गैस लॉज दिए गए, गैस के कुछ कानून दिए गए, लॉज दिए गए, गैस लॉज, जिनमें हिंदी में भी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है कमलेश कुमार जी। तो देखिएगा, गैस के कुछ कानून दिए गए, क्या दिए गए, कानून दिए गए, गैस के कुछ कानून बनाए गए। अब कानून क्या क्या थे, चार कानून बनाए गए गैस के, ठीक है। बुक सिर्फ एनसीईआरटी यूज करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम लोग एनसीईआरटी को लेकर के चलेंगे। एनसीईआरटी पर चिपक जाइए बिल्कुल बिल्कुल। अगर एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर ली ना, तो दूसरी किताबें करने में समस्या नहीं आएगी, लेकिन एनसीईआरटी नहीं करी तो दूसरी किताबें करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी से ही पेपर सारे डिजाइन होते हैं, सारे पेपर बनेंगे एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो गैस लॉज कौन कौन से दिए गए, बॉयल्स लॉ दिया गया, बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका लॉ था, तो बॉयल का कानून दिया गया। उसके बाद चार्ल्स लॉ दिया गया, चार्ल्स नाम का साइंटिस्ट हुआ करता था, वैज्ञानिक था, चार्ल्स का कानून आया। फिर तीसरा क्या आया, एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो का कानून, या इसी का दूसरा नाम है एमोंटोन्स लॉ, एमोंटोन्स लॉ दिया गया। ये सब लॉ जो है ना, ये सब साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर है, इनके कानून के नाम, ठीक है। पीवी बराबर एनआरटी, सब बातें बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब बातें बताऊंगा। आइडियल गैस की इक्वेशन है वो आइडियल गैस की इक्वेशन, सब बातें बताऊंगा। अब उसके बाद क्या किया गया, चौथा एक और लॉ दिया गया, जिसका नाम क्या था, एक एवोगैड्रो लॉ हो गया, एक एमेंटोन्स लॉ हो गया। एवोगैड्रो लॉ या एमेंटोन्स लॉ एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक और लॉ क्या होता है भाई, एक और लॉ बताइएगा क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ, इसको ऐसा लिख लो, एवोगैड्रो लिख करके, एवोगैड्रो की जगह यहां पर लिखो गे-लुजैक्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ लिखो, इसको, इसका नाम लिखो गे-लुजैक्स लॉ, गे-लुजैक्स का कानून। और उसके बाद चौथा क्या आया, एवोगैड्रोज लॉ आया, एवोगैड्रो का कानून आया, एवोगैड्रोज लॉ दिया गया। ये चार लॉ है, चार कानून है जो कि हमें पढ़ने हैं।
जो कि हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि इनके ऊपर सवाल आपके पास आएगा। सवाल यहां से सवाल आएगा न्यूमेरिकल वाला। पहला सवाल कैसा बन सकता है? न्यूमेरिकल बन सकता है, मैथमेटिक्स के तरीके सोल्व करने वाला। दूसरा सवाल यहां से क्या बन सकता है आपके पास? दूसरा सवाल यहां से बन सकता है कैसा? दूसरा सवाल बनेगा यहां से ग्राफ का सवाल। ठीक है, ग्राफ का सवाल बन जाएगा। उसके बाद तीसरा सवाल यहां से बनेगा कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में इन लॉज का, इन कानूनों का काम क्या है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, उनका प्रयोग कहां पर होता है हमारी जिंदगी में, उसके ऊपर तीसरा सवाल बनेगा। इस तरीके से इनके अंदर से सवाल बनेंगे। सारी बातें एक एक डिटेल के अंदर समझने वाले हम लोग, लेकिन इससे आगे की बातें हम लोग समझेंगे कल की क्लास में। यानी कल दोबारा से हम लोग 11 बजे मुलाकात करेंगे, दोबारा से इसी चैनल के ऊपर यहीं पर ही मुलाकात करेंगे। तब तक आप सब लोग एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, मिल गया होगा, और वैसे भी आपके कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया जा रहा है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आगे जो क्लासेस है आपके, जैसे अभी क्लास एंड होगी तो उसके ऊपर एक टाइम टेबल का पोस्टर आपको दिखेगा, वहां से आप टाइम टेबल देख सकते हैं कि कौन सी क्लास किस समय चलने वाली है। उस पर सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। अभी शायद आपकी बायोलॉजी की मैथ की क्लास या बायोलॉजी की क्लास होगी नीट वालों बच्चों की, तो उनको बाद में जो जेई वाले हैं उनको मैथ की क्लास भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है, फिजिक्स की क्लास है अभी फिजिक्स की क्लास है, फिर बायोलॉजी की क्लास है, इस तरीके से चीजें चलाई जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। फिर आपसे कल दोबारा यानी कल दोपहर में फिर से 11 बजे मुलाकात करेंगे और फिर चीजों को आगे डिस्कस करेंगे, समझेंगे और डिटेल में बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।